Learning. How are you guys? I hope you all are doing great. अरे यार, hello, hi everyone, this is Janvi and welcome to Janvi's Learning. How are you guys? I hope you all are doing great. और आज का टाइटल आपने देख लिया होगा. आज हम बात करने वाले हैं पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग बुक से बीएड फर्स्ट ईयर. टॉपिक है आपका फेजेस ऑफ टीचिंग. तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं फेजेस ऑफ टीचिंग कवर करा दूंगी. सो बेसिकली देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग. हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. और अगर आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर 16 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी. तो चलो अब हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है. तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग में जब आप पढ़ाते हो एज अ टीचर तो कौन कौन से फेजेस आते हैं. सो टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, राइट. हम जो मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग का वो ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुकी हैं. सो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो. वहाँ से जाके आप वो भी टॉपिक कवर कर सकते हैं. ठीक है. तो आज का जो हमारा है फेजेस ऑफ टीचिंग, तो पहले हम बताएंगे थोड़ा सा टीचिंग से रिगार्डिंग, फिर हम उसके डायरेक्टली फेजेस पर आएंगे. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे. जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड आई हैव माई नोट्स ओवर हियर विद मी. सो आई एम रीडिंग इट फ्रॉम हियर एंड टीचिंग यू द सेम. ठीक है. चलो. सो टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. टू परफॉर्म दिस टास्क अ सिस्टमैटिक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. आपको सबको पता है कि टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये हम जानेंगे कि एक्चुअली टीचिंग के क्या क्या फेज़ होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो बेसिकली पहली बात जान लो कि फेजेस का मतलब यहाँ पे एक तरीके से स्टेप्स हैं कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. और जो टीचर है अभी भी टीच कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं कुछ, तो उनको पता होगा प्लानिंग ऑफ मटेरियल और द कंटेंट, उसके बाद कैसे उसको क्लास में कौन से मेथड का यूज़ करना है. तो बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो हम यहाँ पे फेजेस ऑफ टीचिंग में वही स्टेप डिटेल में जानेंगे. ठीक है. तो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और इन अ ब्रॉडर सेंस में मैं अगर बात करूँ सो टीचिंग एक इंटीग्रल पार्ट है ना. और इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का. और ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है जिस विच इंड्यूस लर्निंग. ठीक है. तो जिससे कि लर्निंग जनरेट होती है बच्चों के अंदर. तो टीचिंग का जो मेन फंक्शन है वो यही है, टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड इट इज़ अ स्किल, राइट. सो अब हम पहले थोड़ा सा टीचिंग की डेफिनेशन बता देंगे या टीचिंग को एक्सप्लेन कर देंगे. अब फेजेस कितने होते हैं. सो देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग. ठीक है. प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज. तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो सो आई वुड प्रेफर कि आप इसको साथ साथ याद भी करते जाओ. जो मेन हेडिंग या टाइटल्स होते हैं अगर आप वो समझते टाइम ही याद कर लेंगे सो इट इज़ ईजी फॉर यू, इट बिकम्स ईजी फॉर यू. ठीक है. क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी आप रट नहीं सकते हैं. मैं आपको मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती है चीज़ बोलती हूँ कि बीएड में क्या है कि आपने रटना नहीं है, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है. बट अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए भी आपको कुछ की पॉइंटर्स पता होनी चाहिए. अगर आपको यही नहीं पता कि फेजेस ऑफ टीचिंग में 3 हेडिंग ही कौन सी है, जैसे कि प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, तो आपका मेन कंसेप्ट तो आपको मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है ना. सो मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू ट्राई करती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे इधर इट इज़ ऑफ 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, बट उसके वो 15-20 मिनट वेस्ट ना हो. ठीक है. कुछ यहाँ से वर्थ इट ही उसको सीखने को मिले. ठीक है. तो देखो हमने टीचिंग का पहले डेफिनेशन बता दिया था. हमने ये बता दिया कि भाई 3 फेज होते हैं. अब आप नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो है इंटरएक्टिव फेज, जहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा होगा. तो ये तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरएक्टिव फेज है मतलब वहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है जब एक्चुअली टीचर पढ़ा रही है. चलो बिल्कुल सही अंदाज़ा. अब उसके बाद करें प्री एक्टिव. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. तो अब जो क्लासरूम में इंटरैक्शन हो रहा है उससे पहले वाला पूरा स्टेप्स जो होते हैं, ठीक है, वो सब प्री एक्टिव फेज में आएंगे. और उसके जब टीचिंग हो गई, क्लासरूम टीचिंग हो चुकी है, इंटरैक्शन हो चुका है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, टीचर पढ़ा चुकी है, बच्चा समझ चुका है, उसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड पोस्ट एक्टिव फेज. ठीक है. तो अब मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द प्री एक्टिव फेज. ठीक है जी. तो प्री एक्टिव फेज क्या होता है. देखो प्री एक्टिव फेज मतलब जब इंटरैक्शन होने से पहले, टीचर अभी क्लासरूम में गई नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ प्लानिंग फेज. इट इज़ बेसिकली अ प्लानिंग फेज. ठीक है. देखो सो दिस फेज रेफर टू द प्लानिंग ऑफ द लेसन. ठीक है. जब टीचर लेसन को प्लान कर रहे हैं, जैसे लेसन प्लान बनाना, आप बीएड कर रहे हो तो आपको लेसन प्लान भी प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड होते हैं बनाने के लिए. ठीक है. तो प्लानिंग ऑफ अ लेसन का ये फेज है. इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच टीचर परफॉर्म बिफोर द क्लासरूम. तो जब टीचर अभी क्लासरूम में गई नहीं है, पढ़ा नहीं रही है, उससे पहले के जो भी टास्क वो परफॉर्म करती हैं वो सारा प्री एक्टिव फेज में आता है. ठीक है.
प्लानिंग होती कैसे है, तो यहाँ पे एक मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। प्लानिंग में मतलब जो भी कंटेंट आपने पढ़ाना है एज टीचर, तो उसमें पहले टीचर सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट करती है कि उनको क्या पढ़ाना है, विच इज़ टू बी टॉट, ठीक है। देन उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट कि हमने पहले क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये वीडियो प्लान कर रही थी कि मुझे इस वीडियो में फेजेस ऑफ टीचिंग मुझे पढ़ाना है, तो मेरे को डिसाइडेड था कि पहले मैं इंट्रोडक्शन में इनको ये बताऊंगी कि टीचिंग का आप डिफाइन करोगे भाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, और इसके लिए ऑर्गेनाइज पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने जा गए सीधा पढ़ा दिया, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मैं आपको फेजेस ऑफ टीचिंग का डायग्राम बताऊंगी। तो मैंने ये प्लान करा होगा पहले वीडियो बनाने से पहले। सो वही होता है कि पढ़ाने से पहले सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट कि क्या पढ़ाना है, दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, उसको सिस्टमेटिकली लगाना, कौन से टीचिंग मैक्सिम्स का यूज़ करना है वो डिसाइड करना, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथडोलॉजी, हम किस मैथड के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टीचर वो मैथड भी एडवांस में डिसाइड कर दे कि मैं अच्छा चलो मुझे ये मैप समझाना है तो मैं इस टेक्निक से समझाऊंगी, मुझे ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है तो मैं इस टेक्निक से या इस मेथड के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ डिसीजन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल टूल्स का कैसे यूज़ होगा, क्या क्या करना है। सो प्री एक्टिव फेज इट इज़ बेसिकली अ प्लानिंग फेज जहाँ पे टीचर क्या कंटेंट पढ़ाना है और किस मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हो रही है। अभी टीचर क्लास में नहीं गई है, ठीक है, वो पहले से जो प्लानिंग कर रहे हैं, लेसन प्लान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्री एक्टिव फेज, ठीक है जी। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्या ये वीडियो उसके लिए वर्थ इट है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आप बिल्कुल आंसर लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में। अब यहाँ पे ना प्री एक्टिव फेज मैंने तुमको थोड़ा पैराग्राफ बता दिया कि इट इज़ अ प्लानिंग फेज या इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको बता दिए। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, मैंने कुछ आपको पॉइंटर्स बता दिए, वो आप एज अ पैराग्राफ या थोड़े बहुत पॉइंट वाइज लिख देंगे। अब उसके बाद आपको कोई एक और हेडिंग डालनी है प्री एक्टिव फेज में ही बताने के बाद, इसमें आप लिखोगे सजेस्टेड एक्टिविटीज इन प्री एक्टिव फेज, कि मतलब प्री एक्टिव फेज में ये जो स्टेप है, जब टीचर क्लास में नहीं गई है, अभी ये वाला फेज चल रहा है, उससे पहले जो प्लानिंग हो रही है, तो उसमें एक्चुअली क्या क्या सजेस्टेड एक्टिविटीज है, टीचर क्या क्या करती हैं। तो यहाँ पे ना डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर डिटरमाइन करती है टीचिंग एक्टिविटी को या ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे या टीचर का यहाँ पे क्या उसको पढ़ाना है जिससे कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए, ठीक है। तो अब जब बच्चा लर्न करेगा कुछ भी तो उसके बिहेवियरल में चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड जो उसको बिहेवियरल चेंज चाहिए या बच्चे को क्या सिखाना है। तो यहाँ पे टीचर जो है असर्टेन करती है टीचिंग ऑब्जेक्टिव या गोल क्या रहने वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जाती हैं, ठीक है। कि आज मेरा गोल है कि मैं आपको फेजेस ऑफ टीचिंग समझा दूँ, ठीक है, तो ये तो मतलब सिंपल सी बात हो गई, मैं तरीका बता रही। तो पहले टीचर डिटरमाइन करती है गोल को, उसके बाद होता है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट कि हमने आज बच्चों को ये सिखाना है, तो अब उसके लिए क्या मैं कंटेंट प्रिपेयर करूँ, किस तरीके से मैं स्लाइड बनाऊँ, ठीक है, वो चीज़। तो सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, यहाँ पे टीचर क्या करती है आफ्टर द फिक्सिंग ऑफ कि क्या पढ़ाना है या ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या सिखाना है, उसके बाद टीचर डिसाइड करती है कि अबाउट द कंटेंट, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद होता है सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, की जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो प्रेजेंट करोगे उसको टीचर अरेंज करती है कि पहले क्या पढ़ाऊंगी, मतलब एक सीक्वेंस लगाना कि पहले मुझे क्या चीज़ समझानी है, दूसरी नंबर पे मुझे क्या चीज़ समझानी है, फिर इसके अगला टॉपिक मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या मैं पहले डायग्राम दिखाऊँ या पहले मैप दिखाऊँ। मतलब अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो वो, ठीक है, अगर जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो तो बेसिकली आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप एलिमेंट को सीक्वेंस में लाओगे, हम कंटेंट जो प्रेजेंट करेंगे उसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले मैं क्या बताऊँगी, सेकंड नंबर पे मैं क्या बताऊँगी, ठीक है। और इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजी भी सिलेक्ट होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके अलावा हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रैटेजी की डिसीजन लेना कि कौन सा मेथड या कौन सी स्ट्रेटेजी हम कब जो है सिखाएंगे, यानी कि टीचर शुड डिसाइड हाउ एंड व्हेन शी विल यूज मतलब सिलेक्टेड मेथड और स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। तो ये पूरा प्लानिंग फेज है, यहाँ पे टीचर डिसाइड करती है कि मैं ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या मेथड है वो कब और क्या सिखाते हुए प्रेजेंट करूंगी या किस मेथड के थ्रू सिखाऊंगी। सो दीज वर सम सजेस्टेड एक्टिविटीज जिसमें जो टीचर करती है, जो कि इन शॉर्ट आप प्री एक्टिव फेज में जो आपको पॉइंटर्स लिखने हैं मैंने आपको बता दिए, ठीक है, कि इट इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग फ्रेज। आपको याद रखना है तो प्लानिंग वर्ड याद रखो प्री एक्टिव के लिए, ठीक है। या आप खुद भी इस काफ़ी सारे पॉइंटर्स बना के इसमें लिख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। तो इसको एज अ टीचर समझो कि आप जब क्लासरूम में जाओगे उससे पहले आप प्लानिंग करोगे ना लेसन की, तो वही चीज़ है, उसी को समझ के आप इसे याद करो। पहला फेज समझ में आ गया। सेकंड, कम टू इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज क्या है, जब एक्चुअल में इंटरैक्शन हुआ कि टीचर ने प्लानिंग कर ली कंटेंट की, उसको क्या पढ़ाना है, सारी चीज़ें सिलेक्शन हो गई, मैथडोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, सीक्वेंस में लगा लिया कि भाई मुझे पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये, इस तरीके से सारी प्लानिंग हो चुकी है। आफ्टर दैट उस
प्लानिंग का एग्जीक्यूशन आता है विच इज़ कॉल्ड एज इंटरएक्टिव फेज। तो इंटरएक्टिव फेज में क्या होता है कि ये अब क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है। अब आप हम इसमें क्या लिखेंगे, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी। हम इंटरएक्टिव फेज में आप क्या पैराग्राफ लिख के आओगे या पॉइंट्स लिख के आओगे, क्या डायग्राम बना सकते हो, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग बाय बेस्ट कि आपको ये भी जो भी टॉपिक में कवर होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँ। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इंटरएक्टिव फेज के बारे में। This is the second phase of phases of teaching and it refers to the execution of the plan made during the pre-active phase। जो मैंने आपको अभी बताया कि प्री एक्टिव फेज में जो भी प्लानिंग करी थी टीचर ने कि उनको क्या पढ़ाना है, उसको अब एक्चुअली एग्जीक्यूशन में लाना, जब वो क्लासरूम में जाके उस चीज़ को पढ़ाएंगी, एक्चुअली वो इंटरएक्टिव फेज में का पार्ट है। ठीक है, और इन दिस एग्जीक्यूशन फेज स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विद द लर्निंग एक्सपीरियंस विद द सुटेबल मोड्स की जो भी टीचिंग मोड स्ट्रैटेजी डिसाइड हुई थी वो उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इंटरएक्टिव फेज में इंटरैक्शन होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कि मैम चलो ठीक है, अब वो मैम टीचर क्लासरूम में गई, तो अब यहाँ के कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरैक्टिव फेज में होती हैं कि एक्टिविटीज़ व्हेन अ टीचर एंटर इन द क्लास। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ना उनको देखना होता है सेटिंग अप ऑफ द क्लास, यानी कि गए, मैंने तो प्लानिंग करके आई, मेरे को आज फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाने में जाती बोलना शुरू कर दिया। मैं एक क्लासरूम की बात करूँ तो बेसिकली पहले ऐसा नहीं होता, पहले टीचर क्लास में जाकर के देखती हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे कितने बैठे हैं, क्या बच्चे ठीक से बैठे हैं या नहीं। ठीक है, तो सेटिंग अप द क्लास इज काइंड ऑफ है ना सिटिंग अरेंजमेंट, देखना कि बच्चे ठीक से बैठे या नहीं। ऐसा नहीं हो कि क्लास में पंखा चल रहा है, गर्मी में बच्चे पसीने से तरबतर हैं और आप पढ़ाने जाके शुरू करें, आप बच्चों को सारा ऐसे एरोप्लेन बैठ के हवा में उड़ता हुआ जाएगा आपका जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हो। सो बेसिकली अब मतलब क्लासरूम में क्या होता है, सेटिंग ऑफ द क्लास अरेंजमेंट में आप क्या लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब टीचर देखिए साइज ऑफ द क्लास क्या है, क्या कोई मतलब प्रॉपरली बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो बच्चों का, स्टूडेंट्स का हेल्पिंग मूड उनको एक्चुअली उस मूड में लाना कि अब उनको पढ़ना है, उनको रेडी करना उसके लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स कोई ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी अगर क्लास में ड्यूरिंग द टीचिंग हो सकती है तो उसको मेक श्योर करना कि वो सारी चीज़ें ठीक से हो। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे टीचर एसेस करती है कि जो है सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो ताकि वो एक्चुअली प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इंटरैक्टिव फेज में पहले साइज ऑफ द क्लास देख लिया, सारी चीज़ें सेटिंग अप कर ली, उसके बाद नोइंग द लर्नर्स मीन्स टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। देखो कभी भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हम इंटरैक्टिव फेज की बात करें, और इस फेज को पढ़ने से आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी कि जब आप एक्चुअली क्लासरूम में होते हैं तो एज टीचर आपको क्या क्या करना है कि पहले आपने प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया। ठीक है, उसके बाद नोइंग द लर्नर्स पॉइंट में आप लिखेंगे कि हियर टीचर ट्राई टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स विद द न्यू लर्निंग व्हाट शी इज गोइंग टू टीच। तो मतलब कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो टॉपिक, ऐसा ना हो रैंडमली आप जा करके पढ़ाना, उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसकी पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जाननी बहुत ज़रूरी है कि उनको इसके बारे में पहले से कितना पता है। ठीक है, तो इट इज़ डन आफ्टर परसीविंग द क्लास साइज, देन ही डज टीचर डज बाय नोइंग द एबिलिटी और इंटरेस्ट बच्चों का क्या है, उनका अभी तक एक बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मतलब प्रीवियस नॉलेज से हमें बच्चों को नई नॉलेज पर लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टार्टिंग टीचिंग। ठीक है, अब आपने प्रीवियस नॉलेज थोड़ी बच्चों की ले ली कि उनको इस टॉपिक से रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं। जैसे हम कुछ भी पढ़ा रहे तो हम पहले पूछते ना कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, आप इसके बारे में कितना पहले से जानते हैं। बच्चे मतलब अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत जवाब देंगे, तो इट इज़ जस्ट दैट कि उनको ये रियलाइज़ होगा कि हमारी टीचर पढ़ाने आ चुकी है और वो हमसे कुछ सवाल पूछे, तो बच्चे थोड़ा एक्टिव भी हो जाते हैं। जब आप उनसे जाते थोड़े बहुत सवाल पूछोगे ना उनके प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, तो वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं और आपकी तरफ ध्यान देंगे। सो इंटरैक्टिव फेज में ये भी एक चीज़ है। ठीक है, कि आपने सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया, देन आपने प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को थोड़ा प्रीवियस नॉलेज उनकी जानी और उनको नई नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करी। देन एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग। अब इंटरैक्टिव फेज है, इंटरैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट टीचिंग यहाँ होगी। प्री एक्टिव में सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहे थे कि क्या मेथोडोलॉजी रखनी है, क्या चीज़ें करनी है। अब इंटरैक्टिव में जो प्लानिंग करी थी उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है। यानी तो स्टार्टिंग टीचिंग वाले पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो कि एट द स्टेज टीचर एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग, जो भी कोऑर्डिनेट है वो पढ़ाना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे इनिशिएशन एंड रिस्पांस होता है, यानी कि टीचर इनिशिएट करती हैं, अपना टॉपिक समझाती हैं, स्टूडेंट्स उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, टीचर आस्किंग मैनी क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, देन जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, आफ्टर दैट एक फीडबैक भी हम लेते हैं बच्चों से, या उनको थोड़ा रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। नाउ व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, अगर आपको पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ, बट फिर भी अगर अभी तक आप यहाँ वीडियो को देख रहे हो तो कॉमेंट में आप मुझे एक बार लाइक थम्स अप शो कर सकते हैं कि अगर आपको ये अभी तक टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं, या
एंड जब टीचर पढ़ा लेती हैं अपने टॉपिक को, ठीक है, तो उसके बाद जब बच्चों ने रिस्पॉन्स दे लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर मतलब डिस्कशन हो गई है टॉपिक की, अब फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट भी इंटरैक्टिव फेज में ही आता है, ठीक है। फीडबैक में क्या होता है कि जो भी टीचर ने पढ़ाया वो उसका फीडबैक लेती हैं बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे टीचर पढ़ाने के बाद इंटरैक्शन होता है बच्चे और टीचर के बीच में, एंड देन टीचिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी एक फेज आता है विच इज़ द लास्ट एंड द थर्ड फेज ऑफ दिस टॉपिक, जो कि है पोस्ट एक्टिव फेज। यानी कि जब आपने इंटरैक्शन कर लिया, क्लास में पढ़ा लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होता है जी इवैल्यूएशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्री एक्टिव फेज को आप प्लानिंग से याद रखो, इंटरैक्टिव फेज को जब एक्चुअली टीचिंग हो रही है या टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, और पोस्ट एक्टिव फेज को आप डिफाइन कर लो इवैल्यूएशन से। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक प्रॉपर होल टॉपिक है जो भी 16 मार्क्स में आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो वो उस पर भी मैं इवैल्यूएशन टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। अभी एक नॉर्मल जितना अभी इस टॉपिक के लिए बताने की जरूरत है वो बता देती हूँ। इवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि समहाउ जब आप बच्चों को टेस्ट कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि आप ये देख रहे हो कि बच्चों को आपको पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है या उनका क्या रिस्पॉन्स आया, उसको एनालाइज करना। सो बेसिकली पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, देखो, इट इज़ द थर्ड फेज विच इन्वॉल्व द टीचर्स एक्टिविटी दैट इज analyzing or evaluation of result. So it decides students learning, it informs regarding their problem in understanding specific area, और it also suggests some necessary changes which are brought in the system. तो यहाँ पे जब टीचर ने पढ़ा लिया है क्लास में, तो जब उनको फीडबैक मिला तो मे बी फीडबैक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो बच्चों ने सही से जवाब दिए होंगे आपके सवालों के या गलत जवाब दिए होंगे, ठीक है, यही दो केस है। तो अगर तो सही जवाब दिए तो मतलब कि प्लानिंग भी सही थी और इंटरैक्टिव फेज में जो आपने पढ़ाया वो भी सही मेथड से। लेकिन अगर थोड़ा सा नेगेटिव रिस्पॉन्ड आता है या वैसा डिजायरेबल आउटकम नहीं आया, फीडबैक सही नहीं आया बच्चों का, यानी कि उन्होंने अच्छा जवाब नहीं दिया या फिर उनको समझ नहीं आया कुछ भी, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन के जवाब सही नहीं दिए, टेस्ट में अच्छा नहीं किया, तो वो होता है इवैल्यूएशन। जब आप चेक कर रहे हो कि जो भी हमारा अपकमिंग आउटकम आना चाहिए था उतना वो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो अगर वो नहीं आया तो उसको एनालाइज करना और जो भी नेसेसरी चेंजेस लाने की जरूरत है उसको लाना, ये काम है पोस्ट एक्टिव फेज का। सो आई होप यू गॉट इट। इन पोस्ट एक्टिव फेज टीचर एनालाइज व्हाट हैपेंड बाय द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस एंड टीचिंग लर्निंग, जो भी आउटकम निकला है, और अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो पोस्ट एक्टिव फेज के जरिए टीचर का इवैल्यूएशन करती है टीचर, यानी कि टेस्ट लेना, क्विजेस लेना, और वहाँ इस फेज के जरिए उन्हें पता चल जाता है कि क्या हमें कुछ नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे क्या होता है, इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ होती हैं पोस्ट एक्टिव फेज में, यानी कि टेस्ट, क्विजेस फॉर ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स एंड देयर लाइक रिएक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कि वो कैसे क्वेश्चन पे रिएक्ट करें, सिचुएशंस पे कैसा रिप्लाई करें। इसके अलावा समिंग अप द टास्क during the post active phase, teacher sum up the teaching task. For this he asked the question, he or she asked the question from the learners verbally or in a written form. Also the behavior of the students are also being measured in order to evaluate their achievement and correctly, ठीक। तो यहाँ पे ये इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों को, लर्नर को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करें, परफॉर्म करें, और इस तरीके से ये इस फेज, अगर ये फेज़ ना हो तो इनकम्प्लीट प्रोसेस मानी जाएगी टीचिंग प्रोसेस, अगर इवैल्यूएशन ना हो तो। इन अदर वर्ड्स दिस फेज इज रिलेटेड टू बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये पोस्ट एक्टिव फेज बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ा लेते हो पूरे साल बच्चों को, तो लास्ट में फाइनल एग्जाम होते हैं और जिससे बच्चों का इवैल्यूएशन होता है, या मैं ये कहूँगी लास्ट में ही नहीं होता बल्कि एफएस, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स भी होते हैं, राइट, जैसे यूटी वगैरह आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली वो इसीलिए होते हैं टू गेट टू नो अबाउट कि बच्चे ने कितना अभी तक सीखा है, उसका क्या रिस्पॉन्ड है और क्या नेसेसरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो पोस्ट एक्टिव फेज इज़ अ इवैल्यूएटिव फेज, जहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचर करती हैं, ठीक है जी। सो दिस इज इट। आई होप आपको तीनों फेजेस ऑफ टीचिंग क्लियर हुए हों। मैंने आपको अकॉर्डिंगली स्क्रीन पर बताया है, और जो भी समझाया है आप एक बार इसके बाद टॉपिक को अपनी बुक से भी पढ़िएगा, और उसके बाद आपको सारे डाउट अभी तक के आई होप क्लियर हो गए होंगे। और एक बार खुद से अब जब आप सेल्फ रीड करोगे इस टॉपिक को, फेजेस ऑफ टीचिंग को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। सो आई होप आपको समझ आ रहा है, इसलिए आप अभी तक देख रहे हो, वरना आप अभी तक स्किप कर चुके होते। सो फॉर दिस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद मी। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ने चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए नॉलेज एंड करिकुलम या और जो भी बुक्स है वहां से टॉपिक डालूंगी, ठीक है जी। सो आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
एंड फेजेस ऑफ टीचिंग, इसी टॉपिक पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको तीनों फेजेस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और क्विक रिकैप दे दूंगी. सो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, और यू कैन लाइक द वीडियो ऑल्सो. इट इज़ अप टू यू इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल. सो दैट इज़ इट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हैं. दैट इज़ इट. बाय बाय. And yeah, take care of your family and yourself, which is very important. Keep learning, keep shining. Thank you. Bye bye.